भाइयों, आज चुनाव है, पर ये चुनाव एक विचारधारा का चुनाव है। ये वो विचारधारा का चुनाव है। एक तरफ वो व्यक्ति है जिन्होंने दलितों का शोषण किया, जो गरीबी कहकर गरीबी हटाएंगे 70 वर्ष तक आप लोगों के ऊपर शासन उन लोगों ने किया है। अभी वो वक्त आपका आया है। अभी महाराज जी अपने संबोधन में कह रहे थे कि ज्योतिबा फूले की विचारधारा का एक मुख्यमंत्री माननीय नायब सिंह सैनी बना है। मेरे बहन भाइयों, अगर इस विचारधारा को जीवित रखना है तो आप लोगों को एकत्रित होना पड़ेगा। और मैं एक बात आप लोगों के बीच में कहती हूं, जब 2014 के अंदर माननीय मनोहर लाल खट्टर जी को मुख्यमंत्री बनाया और 9.5 वर्ष उन्होंने सेवा भाव से इस हरियाणा को सींचने का कार्य किया और जब संगठन का संदेश आया कि मनोहर लाल जी आप कुर्सी छोड़ दो, और मनोहर लाल जी ने 1 सेकंड नहीं लाया और कुर्सी छोड़कर खड़े हो गए। तब तक ये भी नहीं पता था कि मनोहर लाल जी को चुनाव लड़वाया जाएगा। वो तो शीश नेतृत्व का फैसला आया कि माननीय मनोहर लाल जी चुनाव लड़े करनाल से लोकसभा का, और वो बड़े मैंडेट के साथ जीते और कैबिनेट मंत्री मोदी जी ने उनको बना दी। इसी तरीके से आप सबके बेटे भाई को मुख्यमंत्री बनाया है। अगर संगठन का निर्णय आया कि नायब सिंह सैनी कुर्सी छोड़ दो, तो वो भी मिनट नहीं लगाएगा, 1 सेकंड में कुर्सी छोड़कर संगठन के कार्य में लग जाएगा। मैं सवाल पूछती हूँ आप लोगों से, क्या कोई ऐसा नेता है, क्या भारतीय जनता पार्टी को छोड़कर कोई भी पार्टी ऐसी है जो इस तरीके की विचारधारा की है? ये सोच विचार आप लोगों को करना है। ऐसी पार्टियों को साथ दे जो राष्ट्र हित की पार्टी है। हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी ने भारत को 2047 तक विकसित भारत बनाने का संकल्प लिया है। आज हर व्यक्ति को उनके साथ खड़ा होना चाहिए। कैसी विचारधारा के आप साथ हो, ये आपने डिसाइड करना है, क्योंकि वोट का अधिकार ऐसा हो कि इसमें कोई किसी के पास कोई नहीं देखता अंदर जाके, एक हम देखते हैं, एक भगवान देखता है कि हमने वोट कहां डालनी। ये निर्णय आप लोगों ने करना है कि हमने वोट कहां डालनी है। और भाई साहब बहुत ही मांगे रख रहे थे, मैं देख रही थी, और भाई साहब एक बात भी कह रहे थे कि चार संहिता चुनाव के लिए लगी है, मांगों के लिए नहीं लगी। मेरे भाइयों, हम तो लड़ाई आप लोगों के लिए लड़ रहे हैं। ये निर्णय आप लोगों को लेना है, क्योंकि जब जब समाज के ऊपर विपत्ति मेरे ये समाज सबसे पहले खड़ा हुआ। आज हम यहाँ पर एकत्रित हुए हैं, हम एकत्रित यहाँ हुए हैं और हमने एकजुट होकर अपने समाज को एकजुट होकर
वोट डालनी है। और जहां ये समाज मेरा खड़ा हो गया तो नायब सिंह सैनी को कोई हिम्मत नहीं है, कोई हरा देगी, कोई नहीं हरा सकता। मेरे भाइयों कहते हैं जब लकड़ी अकेली होती है ना उसको आराम से तोड़ा जा सकता है, जब उसका गुच्छा बन जाता है तो दूसरे को भी डर लगता है हाथ लगाते हुए। आज आप लोगों के बीच में आई हुआ यही बात कहने के लिए आई हूं कि यहां से माननीय मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी चुनाव नहीं लड़ रहा, ये हजारों की संख्या में मेरे नायब सिंह सैनी खड़े हैं जो चुनाव लड़ रहे हैं। और ये मुख्यमंत्री भी, ये सब मेरा हर व्यक्ति नायब सिंह सैनी बनेगा, मेरा समाज का एक एक व्यक्ति मुख्यमंत्री अपने आप को समझेगा। समय का अभाव है, कहने के लिए बहुत सी बातें हैं। 6 बजे के बाद प्रचार खत्म हो जाएगा। जो एक प्रचार का पहिया इतनी रफ्तार से चल रहा था, कुछ हफ्तों से मैं भी लगातार आप लोगों के बीच में हूँ। और ये बहन का, आपकी बेटी का आश्वासन है, क्योंकि मैंने आपको अपना परिवार माना है, इस परिवार में पली बड़ी मैं खेली हूँ। और मैं आप लोगों को आश्वासन देती हूँ कि आधी रात भी कोई मेरे घर आएगा, मेरे घर के दरवाजे 24 घंटे आप लोग के लिए खुले रहे। और मैं एक बात और कहती हूँ, कथा चल रही थी, मेरा भी वहां जाना हुआ और उस कथा के अंदर साध्वी ने मंच से बोला वही कमल का बटन दबाना है। जब इस तरीके के मंचों के ऊपर से महात्मा ये बात बोलने लगे कि कमल का बटन दबाना है, मेरे सनातनियों जाग जो, आप जागो। जब बंगाल देश में एक बेटी के साथ हुआ और जब उसके पिताजी ने उसकी माँ को आकर कहा कि आज सब कुछ खत्म हो गया, मेरे भाइयों 2 दिन मेरे को नींद नहीं आई, मेरे रोंगटे खड़े हो गए, क्योंकि मेरे घर में भी एक बेटी है। किसी को भी इतना बलशाली न होने दो कि आपकी बहु बेटियों को हवास बन के शिकार करने के लिए आ जाए। मुख्यमंत्री में ममता बनर्जी है और वही वो सड़कों के ऊपर उतरी और कहती बेटी को इंसाफ दिलाऊंगी मैं। क्या उसका कर्तव्य नहीं बनता था उस बेटी को इंसाफ मिले? इसलिए अगर आप लोगों को अपनी बहु बेटियों को बचाना है तो कमल का बटन दबाना ही पड़ेगा। आज ये विचारधारा का मैं पहले भी कह रही, मेरे सनातनियों जाग जो, ऐसा ना हो कि समय निकल गए आप लोगों की नींद फिर जागे और आप 5 साल पछताते रहे कि हमने ये मौका अपने हाथ से खो दिया। तो आप लोग को सबके बीच में बात कह रही हूँ कि रामलला का भव्य मंदिर बना और 22 तारीख को घर में दिए किस किस ने जगाए थे, हाथ खड़ा करके मेरे को बताएं। अब ये 8 तारीख को दिया, सबने जगाना है। 8 तारीख को दिया वही जगाएगा जो 5 तारीख को कमल का बटन दबाएगा। आप सब यहाँ पर आए, आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार कि आप सबने एकता का प्रदर्शन दिया और ये समाज मेरा एकजुट होकर, मेरे भाई बहनों 2 रातें संभालने की है, ये रातें संभालो। आगे 5 साल ये बहन आप लोगों के बीच में डटी खड़ी रहेगी, आप लोग को शिकायत का मौका नहीं देंगे। आप सब यहाँ पर आए, आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। भारत माता की जय, जय मां भारत माता की। आज इस DSC सम्मेलन लाडवा में उपस्थित श्रीमती मुख्यमंत्री श्री सुमन सैनी जी,
मंच पर उपस्थित परम श्रद्धेय बहुत महसूस जी और 18 साल से जो डीएससी समाज की इससे विकट समस्या को लेकर चल रहे भी इस मंच पर पूरी टोली बैठी है। देवीदास जी, धर्मवीर राव जी और अन्य सारे रोशन लाल जी, रघुमल भट्ट जी और डॉक्टर जोगेंद्र जी, मंच पर उपस्थित बालक राम फौजी, तेजिंदर तेजी जी, सरदार जी, सुमन जी, सम्मानित मंच। क्योंकि मैडम एक बात कह रही थी, क्या आचार संहिता लगी है। मैडम ये कोई पार्टी का कार्यक्रम नहीं है, ये डीएससी समाज का कार्यक्रम है और इस डीएससी समाज के कार्यक्रम में कोई किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं होने वाली, हम उसको चला सकते हैं। तो आप आए हैं, ये डीएससी समाज के लोग आए हैं, मैं मैडम से समायातना चाहूंगा क्योंकि संख्या बहुत कम है। मैं दलील भाई को बता संख्या के हिसाब से आज हरियाणा प्रदेश में डीएससी का जो बहुत बड़ा है उसके हिसाब से बहुत कम संख्या है। तो मैडम को मैं आश्वासन दिलाना चाहूंगा इतनी ही संख्या से, क्योंकि मैडम ये संख्या कम नहीं है, ये पूरे प्रदेश भर में अपने टेलीफोन के माध्यम से, अपने व्हाट्सएप के माध्यम से, अपने टेक्स्ट मैसेज के माध्यम से 90 की 90 विधानसभाओं में ये मैसेज कर दिया है कि ये डीएससी समाज भारतीय जनता पार्टी को तीसरी बार हरियाणा में लाने वाला है। और विशेषकर इसी लाडवा विधानसभा में हमारे प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री श्री नारायण साहनी जी पिछले कार्यकाल में मंत्री थे, मैडम मैं विधायक था और सैनी जी के पास मेरा अक्सर आना जाना रहता था। उसके बाद लोकसभा सदस्य चुने गए और फिर इस प्रदेश की संगठन की कमान, प्रदेश अध्यक्ष की कमान श्री नारायण साहनी जी को संभाली। कुछ ही दिनों के बाद इतना परम सौभाग्य और आपका भी परम सौभाग्य रहा है मैडम, जो इस प्रदेश की कमान एक मुख्यमंत्री के रूप में नारायण साहनी जी को मिली। मैं आपको आश्वासन दिलाता हूं, आने वाली 5 तारीख को ये डीएससी समाज बैठा, ये एक एक वोट कमल के फूल वाला बटन दबा करके लाडवा से नारायण साहनी जी को दूसरी बार यहाँ से मुख्यमंत्री के रूप में भेजेगा। संख्या चाहे बेशक कम हो, लेकिन ये मैसेज पूरे प्रदेश भर में आज इस मंच के माध्यम से, चाहे यहाँ कर्नल पागली जी भिवानी से आए हैं उन्होंने दिया हो, या पूरे प्रदेश भर में डॉक्टर जोगेंद्र जी ने दिया हो आपके आने से पहले, और या फिर हमारे डीएससी समाज के पुरोधा हमारे मार्गदर्शक देवीदास जी ने दिया हो, और उसके बाद मैं तो इन लोगों का एक चौकीदार हूँ, डीएससी समाज के लोगों का चौकीदार हूँ। आज ये मैसेज मेरी तरफ से पूरे प्रदेश में देता है, एक एक वोट हमारा भारतीय जनता पार्टी को पड़े, उससे जरूर पार्टी को एक वोट की पर्ची भी न जाए। कांग्रेस हमारी सबसे बड़ी दुश्मन है, डीएससी समाज की दुश्मन। अगर कोई डीएससी समाज अपने आप को डीएससी मानता हो, वाल्मीकि धारा क्या और मानता है, तो वो भारतीय जनता पार्टी को वोट देना चाहिए। मैं मानता हूं चाहे हमारी टिकट कटी हो, हमें कोई परवाह नहीं है, लेकिन फिर भी भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में वोट मांग रहे हैं। जहां भी संगठन का आदेश हो जाता हूं, लगभग 23-24 विधानसभा में जा चुका हूं, मैंने हर जगह जाकर के अपील की है भारतीय जनता पार्टी को वोट दो। लोगों ने कहा टिकट कट गई, मंच पर भी कहा टिकट कट गई, मैंने कहा टिकट कोई माने नहीं रखती। ये डीएससी समाज के हमारे मुख्यमंत्री नारायण साहनी जी ने
जो खुले मन से कहा है मैं डीसीओ को नौकरी में आरक्षण दूंगा, इसी इंदिरा विधानसभा में सबोरा गांव में खुले मन से उन्होंने कहा है मैं मुख्यमंत्री आया और तो मैं आप लोगों को यह नौकरी में आरक्षण दूंगा। इतनी बड़ी गारंटी क्या हो सकती है? दूसरी गारंटी आपका भाई, आपका बेटा दिसंबर वाल्मीकि भी आपसे आज लेकर के जाता है। आप यहां से नायब सैनी जी को जिताएं और इस प्रदेश में दूसरी बार नायब सैनी जी के नेतृत्व में सरकार बनने जा रही है और फिर से मुख्यमंत्री बनेंगे। और इसी हाल में धन्यवाद के लिए एक धन्यवाद कार्यक्रम करेंगे। मैडम, ये हाल मुझे लगता है संख्या छोटी पड़ जाएगी, ऐसा मुझे लगता है। आप भी आए, मैं आपका भी यहाँ एससी समाज की तरफ से मैं आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं, वंदन करता हूं। और मैं आपसे एक बात और कहना चाहता हूं। बार बार एक ही बात आ रही थी, नौकरी में देवदास जी ने भी कहा ये तो सिर्फ और सिर्फ एक दिन का 16 तारीख को ये आचार संहिता लगे और 17 को हमारी कैबिनेट की, मैं आपको सच्चाई बता रहा हूं, नायब सैनी जी मुख्यमंत्री जी ने पूरी तैयारियां कर ली थी आप लोगों को, पूरी तैयारी। और 17 तारीख को कैबिनेट में हम थे, मुख्यमंत्री जी ने 20 मिनट आप लोगों के लिए डिस्कस किया, 20 मिनट। और तो आचार संहिता के कारण हम इस चीज को उसमें कैबिनेट में पास नहीं कर पाए, तो उन्होंने आश्वासन उसके बाद भी दिया आप लोगों को, मुख्यमंत्री जी ने, हम आप लोगों को नौकरी में आरक्षण देंगे। इसलिए मैं आपसे दोबारा फिर से निवेदन करता हूं, डीएससी समाज के बैठे मेरे माताएं बहनें बैठे हैं, बुजुर्ग बैठे हैं, नौजवान साथी बैठे हैं, आप ज्यादा से ज्यादा वोट भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में नायब सैनी जी के सामने वाला 2 नंबर वाला बटन दबा करके यहां से कमल का फूल खिलाए और यहां से दूसरी बार नायब सैनी जी को इस प्रदेश का मुखिया बनाने का भी आप कार्यक्रम के संयोजक महात्मा बुद्ध प्रताप, मंच पर बैठे श्रीमती मुख्यमंत्री जी सुमन सैनी जी, धर्मपत्नी मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी जी, हमारे पूर्व मंत्री रहे दिसंबर वाल्मीकि जी, सम्मानित मंच और विशेष तौर से सम्मानित हमारे मुस्लिम समाज के मेरे बड़े भाई खान साहब, क्योंकि हम लोग डीएससी के लिए लड़ रहे हैं और ये खान साहब हमारे लिए लड़ रहे हैं। मैं इस मंच से खान साहब का दिल की गहराइयों से अभिनंदन करता हूँ, स्वागत करता हूँ, क्योंकि आज का ये कार्यक्रम समय की सुई लगातार बढ़ती जा रही है। मैं तो श्रीमती मुख्यमंत्री जी से एक ही बात कहूंगा कि वो पहले ही सेशन में आज ये डीएससी समाज आपकी सरकार का गठन करने जा रहा है, आपकी सरकार को चुनने जा रहा है। और मैं सैनी साहिबा से श्रीमती मुख्यमंत्री जी से अनुरोध करता हूँ कि वो सबसे पहले प्रदेश में जब भी सेशन चले, सबसे पहली कदम से डीएससी को नौकरियों में लागू करने का पूरी कार्य करें। सवाल उठता है, समाज के लोगों, जब 22 सितंबर को दिन में हम लोगों ने कार्यक्रम किया था, भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने हमें कहा कि देवीदास जी, आपके इस डीएससी के आयोजन में भारतीय जनता पार्टी को संजीवनी देने का काम किया है। मगर एक बात मैं श्रीमती सैनी साहिबा को भी कह देना चाहता हूँ कि जब हमने भारतीय जनता पार्टी को संजीवनी देने का काम किया है,
इस बार जो सरकार का गठन हो उसके अंदर बीएससी समाज को पर्याप्त मात्रा में प्रतिनिधित्व मिलना चाहिए। ये मैं आज मंच के माध्यम से पहल देना चाहता हूँ। समाज के लोगों, आपको एक बात और बताना चाहता हूँ कि डीएससी की ताकत देखकर जो हमारे एससी समाज के कदावर नेता होते थे, आज वो भारतीय जनता पार्टी छोड़कर कांग्रेस की तरफ भाग रहे हैं। कि आप लोग आप लोग शायद मेरे मंतव्य को समझ नहीं पाए। जब अशोक तंवर बीएससी की ताकत देखकर भारतीय जनता पार्टी को छोड़कर कांग्रेस में जाते हैं, बीएससी समाज की बहुत बड़ी जीत है। आपने इसका अभिनंदन करना चाहिए, स्वागत करना चाहिए। मुझे पंजाबी की एक लाइन की लोकप्रिय याद आ रही है कि जिथे की खोती उथे आठ लोती। देखिए, जो पार्टी में कार्य करता है उनको शायद ये बातें अच्छी नहीं लगती हो, क्योंकि इन लोगों ने पार्टी नेताओं को खुश करना होता है। हम सामाजिक लोग हैं, हमें पार्टी से ज्यादा लेना देना नहीं है। मैं जीन के मन की एक बात सुमन सैनी जी को बता देना चाहता हूँ कि जीन के अंदर बीएससी समाज ने एक बात भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को बोली थी कि हम बीएससी समाज के लोग भारतीय जनता पार्टी को अंतिम लाइफ लाइन दे रहे हैं। आप इस अंतिम लाइफ लाइन का सही दिशा में इस्तेमाल करें और बीएससी के जो अधिकार आपकी सरकार की तरफ हमारे बकाए हुए अधिकारों को बहाल करें। हम केवल नौकरियों में डीएससी नहीं मांगते, हम आपसे वे सब चीजें भी मांगते हैं जिसके लिए डीएससी समाज दावेदार है। आपके पास लोकसभा की 2 सीटें होती थी, आपने दोनों की दोनों सीटें एक जाति विशेष को दी है। अब आपकी जिम्मेदारी बनती है कि डीएससी समाज के लोगों राज्यसभा की सांसद दे। आप जब भी आपकी देखिए, आचार संहिता लगनी है सरकार के ऊपर, समाज के ऊपर आचार संहिता नहीं लगती। और ये समाज की ताकत, मैं सुमन जी को एक बात बता देना चाहता हूँ कि हरियाणा में जो इस बार भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनने जा रही है, उसमें डीएससी समाज का बहुत कंस्ट्रक्टिव रोल है, बहुत बड़ी भूमिका है। और मैं ये भी चाहूंगा कि जब इस भूमिका में डीएससी समाज की बहुत बड़ी हमारी ताकत है, तो डीएससी समाज के लोगों को वोट मान सम्मान भी मिलना चाहिए जिसके वो हकदार हैं। वरना मैंने जीन में अपनी बाइट देते हुए एक बात अवश्य की थी, यदि आपने इस अंतिम लाइफ लाइन का सही इस्तेमाल नहीं किया तो ये डीएससी समाज आपसे राह करके आपसे आपकी स्थिति भी वही करने के लिए तैयार रहेगा जो हमने कांग्रेस पार्टी की कर दी थी। इसलिए आप हमारे समाज की सारी चीजें को भाग करें जिसके लिए ये समाज डिजर्व करता है। इसके लिए इस समाज को 18 वर्षों से संघर्ष करना पड़ रहा है। भारतीय जनता पार्टी के 10 वर्ष पूरे हो चुके हैं। 10 वर्षों में भारतीय जनता पार्टी ने घोषणा पत्र में बार बार बात की कि हम पहले कदम से डीएससी पूरा करेंगे। मुझे दुख के साथ कहना पड़ रहा है कि 10 वर्ष पूरे होने के बाद भी भारतीय जनता पार्टी अपने घोषणा पत्र से दूर खड़ी नजर आई। इसलिए अंत में मैं भी सुमन सैनी जी से रिक्वेस्ट करता हूँ कि वो पहले कदम से डीएससी के अधिकारों को बहाल करे। आपने मेरी बात को बड़े ध्यान से सुना, आप सबका बहुत बहुत आभार। जय भीम, जय भारत, जय संविधान। 2 नारे लगाऊंगा, देखते हैं कौन जीतते हैं। मैं जो बोलूंगा आपने बदल के एक शब्द बोलना है, आरक्षण। हम क्या मांगते? बुड्ढे की आवाज फालतू है, जवाना की आवाज कम है। हम क्या मांगते? हम क्या मांगते? हम क्या मांगते? हमारा हमारा हम क्या मांगते? हम क्या मांगते? हम क्या मांगते? आप सभी का बहुत बहुत आभार, धन्यवाद। मैं माफी चाहूंगा सभी वक्ताओं से। हमारे बड़े भाई दिसंबर जी आए और अपना वक्तव्य रखे, मैं तहे दिल से माफी मांगता हूँ। रोशन जी सिर्फ 1 मिनट में अपनी बात रखें, क्योंकि हमारे जो मुख्य वक्ता है वो उसके बाद बोले। आज बीएससी सम्मेलन में मुख्य अतिथि के रूप में पधारे
श्रीमती सुमन देवी जी, हमारे मध्य श्री विशंबर दयाल वाल्मीकि, पूर्व मंत्री हरियाणा सरकार, सम्मानित मंच, उपस्थित साथियों, माताओं, बहनों, बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी ने जो हमें दिया है उसकी बदौलत आज हम यहाँ पर बैठे हुए हैं और हम अपना जो हमारे अपने हैं उनका हम यहाँ पर स्वागत कर रहे हैं। बाबा साहब ने एक बात कहा था, उसको आपको ध्यान में रखना है, शिक्षित बनो, संगठित रहो और संघर्ष करो। इसके साथ एक बात और मैं जरूर कहना चाहूंगा कि बाबा साहब ने यह भी कहा था, यदि आपके हित और समाज के हित में टकराव होता है तो अपना हित छोड़ दो, और समाज के हित में, देश के हित में आता है तो हमें समाज का हित छोड़कर देश का हित करना चाहिए। आज हम ऐसे मोड़ पर खड़े हैं, हमारा हित क्या है कि जो सुप्रीम कोर्ट ने 1 अगस्त को जो फैसला दिया है उसको लागू करवाना है। तो दोस्तों, हमारा लागू कैसे होगा? ऐसा है कि जो हरियाणा सरकार ने हमें पूरी तरह से आश्वस्त किया है कि इस फैसले को हम लागू करेंगे, और लागू कब होगा? जब भारतीय जनता पार्टी की सरकार हरियाणा में आएगी। यहाँ से भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार हैं हमारे नायब सिंह सैनी जी, 5 तारीख को ज्यादा से ज्यादा उनको वोट पे जिताएं। इसके साथ पूरा हरियाणा में हम जहाँ कहीं भी, हमारे जहाँ भी वोट है, हम एक एक वोट, और सुबह सुबह जल्दी मतलब उठ करके एक एक वोट भारतीय जनता पार्टी के बटन के निशान पर दबाना है और उनको कामयाब करना है। साथियों, आपने एकता दिखानी है, एकता के साथ रहना है, हम कामयाब होंगे। मुख्यमंत्री जी जो है उन्होंने, खट्टर साहब ने, और ये क्या नाम, हमारे क्या नाम इसके जो मतलब यहाँ राव इंद्रजीत सिंह ने, सभी ने वायदा कर रखा है कि इसको करेंगे। और ये जैसा जानकारी मिली थी यहाँ पर माननीय सीएम साहब पहुंचेंगे, लेकिन उनकी धर्मपत्नी सुमन सैनी जी यहाँ पर पहुंची है। तो मैं अपने शब्दों के माध्यम से, पूरे टीएससी वर्ग के माध्यम से अपने शब्दों को और अपने टीएससी समाज के शब्दों में दर्द को उनके बीच प्रस्तुत करना चाहूंगी। सबसे पहले मैं आरक्षण वर्गीकरण को देश भर के राज्य के लिए प्रेरणा के स्रोत के रूप में मानती हूँ। हरियाणा राज्य जो इसका प्रेरणा स्रोत बना है, एजुकेशन में हरियाणा सरकार ने जो वंचित जातियों के लिए रास्ता खोला है, उसका मैं बहुत बहुत आभार प्रकट करती हूँ। आज आरक्षण का विरोध, आरक्षण लाभार्थी जातियां इस बात को लेकर कर रही है कि आरक्षण गरीबी उन्मूलन कार्य नहीं, बल्कि यह एक जातियों के आधार पर दिया गया है। मगर वंचित जातियां गरीब भी है तो अपने सामाजिक परिस्थितियों के कारण, सामाजिक स्थिति में सुधार का नाम ही आरक्षण वर्गीकरण है। मैं अपने शब्दों के माध्यम से माननीय मुख्यमंत्री जी, आपसे ये कहना चाहती हूँ कि आप उस परिवार से संबंधित हैं जिन्होंने शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब की शिक्षा की क्रांति की पहल की थी। ज्योतिबा फूले ने हंटर
देखिए हम सभी वक्ताओं को सुनना चाहते हैं, लेकिन वक्त की नजाकत को देखते हुए साथियों मंच पर अपना स्थान ग्रहण करें। और हमारे बीच में बहादुरगढ़ से हमारी प्यारी बहन उपासना बहादुरगढ़ जी भी पहुंच चुके हैं, बहुत बहुत धन्यवाद। हम तुम्हारे साथ हैं, हम तुम्हारे साथ हैं, जीतेगा भी जीतेगा, जीतेगा, जीतेगा भी जीतेगा। साथियों सभी साथी अपना अपना स्थान ग्रहण कर ले और बहुत ही सम्मानित सुमन सैनी जी हमारे बीच पहुंच चुकी है और मैं निवेदन करना चाहूंगा सभी साथी अपना अपना स्थान ग्रहण करें और अगले वक्तव्य के तौर पर हमारी बहन उपासना बहादुरगढ़ जी साथ आए और बड़े कम शब्दों में अपना वक्तव्य रखें और अभिनंदन करें बहन सुमन सैनी जी का। जो साथी बाहर खड़े वो अंदर आने का काम करें। साथियों अभी जो हमारा अतिथि आए हैं उन्हें सुनने का काम करें। जो साथी बाहर खड़े हैं अगर मेरी आवाज आ रही है तो आप लोग अंदर आ जाएं। सभी साथी जो बाहर खड़े हैं बहुत भारी संख्या में हम लोग बाहर खड़े, आप लोग अंदर आने का काम करें। साथी सर्वप्रथम आप सभी को क्रांतिकारी जय फूले, जय भीम, जय सर छोटू राम। मंच पर आसीन सभी बुद्धिजीवी साथियों को मेरा सादर नमन और यहाँ पर पहुँचने पर बहुत बहुत आभार प्रकट करती हूँ। परिचय उपासना बहादुरगढ़, ग्रेजुएट फिजिक्स साइंस एंड साइंस LLB। अपना वक्तव्य रखने से पहले आप सभी से निवेदन करती हूँ, अगर आप यहाँ पर सुनने आए हैं तो कृपया करके शोर ना करके। इस व्यक्ति ने डीएससी को जो जागृति आज राजनीति के माध्यम से विधानसभा के अंदर दी है, सामाजिक मंचों पर दी है। आज से 3 दिन पहले यहाँ से 4 गुना ज्यादा आदमी कलसोरा के अंदर, घोंडा के अंदर, असंध के अंदर, पानीपत के अंदर इनका स्वागत कर चुके हैं। मैं धन्यवाद करता हूँ रणवीर डावला जी का। बहुत सारे साथियों का एक बहुत बड़ा रेला लेकर हम सभी साथी 3-4 हजार साथियों के साथ आदरणीय मंत्री जी का साथ लेकर आगे बढ़े। आदरणीय मंत्री जी ये मंच, ये लोग आप खड़े करकर आपका समर्थन करते हैं, आप खड़े करकर हम सब आपका समर्थन करते हैं। आप आगे बढ़ो, हम आपके साथ हैं। विशंबर जी आगे बढ़ो, विशंबर जी आगे बढ़ो। धन्यवाद। जय भीम। बहुत ही जोशीले हमारे जिंदाबाद। धन्यवाद साथियों, धन्यवाद करता हूँ हमारे दलीप भंडारा जी का जो कि निरंतर समाज की आवाज को उठाने का काम करते हैं। और मैं स्वागत करता हूँ हमारे बहुत ही लोकप्रिय मंत्री दिसंबर वाल्मीकि जी का, जिन्होंने अपने पद की परवाह ना करते हुए अपने डीएससी समाज की आवाज को उठाने का काम किया। वाल्मीकि जयंती हार के अंदर भी ऑडिटोरियम में यहाँ पर साथी मौजूद होंगे और उस दौरान भी हमारे मंत्री जी ने माननीय अध्यक्ष ओपी धनखड़ जी के आगे एक बात रखी थी कि मेरे समाज को जो है डीएससी चाहिए, हमें मंत्री पद की आवश्यकता नहीं है। तो साथियों मंच के माध्यम से हमारे माननीय मुख्यमंत्री नाथ सैनी जी के समक्ष भी हमारे राज्य मंत्री श्री दिसंबर वाल्मीकि जी ने भी बात रखी थी बार बार। तो आज हमारी जो है सरकार से देखना मांग है कि ये जो डीएससी है इसको रोजगार में भी लागू किया जाए, ताकि रोजगार से वंचित जो जातियां हैं उनको भी आरक्षण का लाभ मिला है। साथियों कांग्रेस सरकार ने एक षड्यंत्र के तहत कुमारी शंका और मुकुंदर हुड्डा ने इस आरक्षण को, इस रिजर्वेशन को 2006 के अंदर आरक्षण को खत्म करने का काम किया था और उसके बाद जो है हमने गाड़ियां दिखाई थी। मैं आपको बताना चाहूंगा 2016 के अंदर हमारी गिरफ्तारी हुई थी, उसमें देवीदास वाल्मीकि जी भी थे। देवीदास वाल्मीकि जी उपस्थित हैं।
इन्होंने भी ए और बी की लड़ाई के लिए बहुत लंबे समय तक संघर्ष किया, संघर्ष करते रहे, कई बार ये अनशन पर भी बैठे। आज देवीदास जी के हमारे बीच में उपस्थित हैं, उनका भी स्वागत, अभिनंदन। मैं बात करूं हमारे बीच में करनाल, हमारे बीच में यमुनानगर के महापौर परम आदरणीय मदन चौहान जी, वो भी उपस्थित है, जिन्होंने भी समय समय पर ये माना है कि डीएससी समाज को उनका मिलना चाहिए और उनका भी हमें मार्गदर्शन मिलता रहा है। मैं मदन चौहान जी का भी हार्दिक स्वागत करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ। मंच पर विराजमान हमारे बहुत ही वरिष्ठ नेता रघुमल भट्ट जी, जोगिंदर वाल्मीकि जी, राममूर्ति जी, राज सिंह गोदारा जी, रोशनलाल जी और हमारे रिटायर्ड IAS अधिकारी जी, हमारे बीच में उपस्थित बहन शशि सैनी जी, जिनका हमें बहुत लंबे समय तक, मैं 18 साल की बात करूं, 18 साल से हमें शशि सैनी जी का बहुत सहयोग समर्थन मिलता रहा है डीएससी की मांग को लेकर के, उनका भी स्वागत है। मुस्लिम समाज से हमारे बीच में खुर्शीद आलम जी उपस्थित हैं। खुर्शीद आलम जी भी एक मुस्लिम होते हुए भी लेकिन डीएससी की मांग में हमारे साथ तन मन धन के साथ रहे, इनका भी स्वागत, अभिनंदन। हमारे बीच में एडवोकेट सूरज जी भी उपस्थित हैं, रमन उडाना जी भी उपस्थित हैं, ज्योति खनिकवाल जी भी उपस्थित हैं। तो तमाम सारे डीएससी समाज के नेता, कार्यकर्ता साथी, आज बड़ी खुशी का दिन है कि डीएससी समाज के हकों को सुरक्षित करने का काम केवल और केवल भारतीय जनता पार्टी ने किया है। हमने 16 साल से 18 साल तक संघर्ष किया। संघर्ष का परिणाम ये रहा कि हमारे प्रदेश के पूर्व माननीय मुख्यमंत्री मनोहर लाल जी ने जिस तरह से हमें शिक्षा में आरक्षण देने का काम किया, वो 15 मई 2020 का दिन था जब मनोहर लाल जी ने डीएससी समाज की भावनाओं को समझा, डीएससी समाज की बच्चों को शिक्षा में आरक्षण देने का काम किया। उसके बाद जिस तरह से डीएससी समाज ने भारतीय जनता पार्टी का साथ दिया और ये कहा कि भारतीय जनता पार्टी के साथ ये डीएससी समाज पूरी तरह से लग चुका है, डीएससी समाज अब भारतीय जनता पार्टी के साथ जाने वाला है और 2014 से ही डीएससी समाज ने भारतीय जनता पार्टी का साथ दिया। तो मैं बड़े फख्र के साथ कहूंगा कि हमारे प्रदेश के यशस्वी माननीय मंत्री विशंबर वाल्मीकि जी ने जिस तरह से सारे बिखरे हुए मोतियों को एक सूत्र में पिरोने का काम किया और समय समय पर माननीय मुख्यमंत्री जी एक प्रतिनिधिमंडल के रूप में मिलने का काम किया और माननीय मुख्यमंत्री जी को इस तरह से मनाया कि ये समाज सच में ही पीड़ित है, इस समाज का भला किस तरह से हो। तो माननीय मुख्यमंत्री जी ने इस समाज की पीड़ा को समझा और इस मंच के माध्यम से आज मैं ये बताना चाहूंगा कि 16 अगस्त का वो ऐतिहासिक दिन, 16 तारीख को इंदिरा की ऐतिहासिक धरती पर माननीय मुख्यमंत्री जी की जन आशीर्वाद रैली थी और उस जन आशीर्वाद रैली में समोरा गांव से हजारों की संख्या में जो डीएससी समाज के लोग वो पैदल चले। वो समय ऐसा था कि गर्मी बहुत ज्यादा थी, लेकिन पैदल जैसे ही चले 1-2 किलोमीटर चलने के बाद बहुत तेज बारिश आई, बहुत तेज बारिश थी। उस बारिश में भी हमारे डीएससी समाज के साथियों का हौसला नहीं टूटा। उस यात्रा में हमारे परम आदरणीय जोगिंदर वाल्मीकि जी उपस्थित थे, रघुमल भट्ट जी थे, मुकेश जी थे, खुर्शीद आलम जी थे, शशि सैनी जी, सूरज जी, रमन जी और जो मदन सोडी, सब साथी वहां उपस्थित थे। पैदल यात्रा में जब चल रहे थे तो हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी के OSD संजय भट्टला जी का फोन आया कि संजय भट्टला जी ने कहा कि ये डीएससी समाज के लोग किस मिट्टी के बने हैं, इतनी भारी बारिश में भी ये लोग पैदल चल रहे हैं, इनका हौसला जो है इतना मजबूत कैसे है। तो OSD साहब को एक बात कही गई थी कि OSD साहब आप इस समाज के बारे में थोड़ा सा तो सोच के देखिए कि किस तरह से ये समाज आपके साथ जुड़ा है। तो वो पैदल यात्रा के रूप में जब मैं आज एक बच्चे को भी मंच पर आमंत्रित करूंगा, शक्ति सिंह एक छोटा बच्चा है, आप सबको मैं रूबरू कराऊंगा उस बच्चे के कारनामे का। डीएससी समाज का वो बच्चा छोटा सा, मैं आपका थोड़ा सा समय लूंगा। जब माननीय मंत्री जी लोकसभा के चुनाव में गांव समोरा में आए थे तो मैं भारतीय जनता पार्टी का प्रदेश कार्यकारिणी सदस्य होने के नाते मैंने माननीय मंत्री जी का स्वागत किया था, अभिनंदन किया था, एक साक्षात्कार एक इंटरव्यू लिया था। तो माननीय मंत्री जी ने उस टाइम डीएससी समाज डीएससी शब्द का एक जिक्र किया था। तो ये शक्ति सिंह बच्चा है, इसने पूछा था कि ये डीएससी क्या होता है। तब इसको समझाया गया था कि ये हमारे बच्चों के भविष्य के लिए, आप सबके भविष्य के लिए है। और उससे प्रेरित होकर ये बच्चा 16 तारीख को 16 अगस्त को समोरा गांव से पैदल चला और पैदल चलकर इन्होंने माननीय मुख्यमंत्री जी की स्टेज पर एक चांदी का पेन दिया था कि मुख्यमंत्री जी ये पेन मैं अपना गुल्लक तोड़ कर लाया हूं और इस पेन से आप हमारा भविष्य लिख दें।
तो आप सहयोग देखिए, अगले दिन 17 तारीख को माननीय मंत्री जी गवाह हैं इस बात के, कैबिनेट में माननीय मुख्यमंत्री जी ने फैसला लिया कि सच में ये डीएससी समाज पीड़ित है, वंचित है, और वंचित समाज के हकों को सुरक्षित रखने के लिए माननीय मुख्यमंत्री जी ने, लेकिन उसका सारा क्रेडिट जो है वो हमारे विशंबर वाल्मीकि जी को जाता है, क्योंकि समय समय पर जो विशंबर वाल्मीकि जी ने आवाज को उठाते हुए और बड़े शिद्दत के साथ लगे रहे, तो जो हमारा एससी आयोग की सिफारिशें हैं उनको 17 तारीख को मानने का काम किया। ये थोड़ा सा हमारी, मैं इसको सहयोग नहीं कहूंगा, इसको हमारा, कुछ लोग कहते हैं कि हमारा दुर्भाग्य नहीं है, ये हमारी परीक्षा की घड़ी है। हमारी परीक्षा ली गई, 16 तारीख को आचार-संहिता लग गई, लेकिन हमारा डीएससी समाज जब 18 साल संघर्ष, 18 साल इंतजार कर सकता है, तो ये थोड़ा सा समय और है, 2 दिन का समय हमारे बीच में है। हमें 2 दिन में ये साबित करके दिखाना है कि डीएससी समाज भारतीय जनता पार्टी के साथ है, और 2 दिन बाद हमने कमल का बटन दबाना है, कमल का बटन दबाकर तीसरी बार प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनानी है, और दूसरी बार इस प्रदेश के यशस्वी माननीय मुख्यमंत्री नायब सैनी जी को कमान सौंपनी है, ताकि माननीय मुख्यमंत्री जी पहली कदम से ये फैसला लागू कर दे कि डीएससी समाज को हमने उनका हक दे दिया है। इन्हीं शब्दों के साथ जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। साथियों, वक्ता बहुत ज्यादा है और मैंने अपने भाई से निवेदन किया था कि 2 मिनट का समय ले, क्योंकि 5:30 के बाद ये प्रचार बंद हो जाएगा और हमारे पास समय बड़ा कम है। अगर आप लोग समय को ध्यान में रखेंगे तो मंच पर आए, अन्यथा आपकी हाजिरी दूर से लगा दी है। तो साथियों, आप सभी सम्मानित है, और इसी श्रृंखला में मैं हमारे अगले वक्ता और बहुत ही ईमानदार और बहुत ही समाजसेवी हमारे जिला यमुनानगर से मेयर बड़े भाई मदन चौहान जी उन्हें बुलाना चाहूंगा। एक बार तालियों के गड़गड़ाहट के साथ उन्हें बुलाएं, और जितने साथी बाहर खड़े हैं वो भी आए। साथियों, ये वो व्यक्ति है जो वाल्मीकि समाज के साथ दिन रात खड़े रहते, और पूरा सम्मान जब ये सीट पर रहे तो उन्होंने वाल्मीकि समाज को देने का काम किया और पूरी चिंता करते हैं। एक बार सभी साथी अंदर आ गए और हमारे मदन चौहान जी बड़े भाई बोले तो उन्हें भी सुने एक बार। भारत माता की। भाई थोड़ा जोर से लगाओ, तो लोग बाहर खड़े हैं वो भी बैठ जाएंगे। भारत माता की। डॉक्टर साहब वीडियो बना रहे हैं, देखो। भारत माता की। इस कार्यक्रम के अध्यक्ष हमारे डॉक्टर बुद्ध प्रताप जी, जो बहुत भिक्षु जी हैं, और मित्रों पिछले लंबे समय से डीएससी की जोत जिनके हाथ में लेकर के हरियाणा के कोने कोने में प्रचार प्रसार करने का काम किया है, ऐसे परम श्रद्धेय देवीदास वाल्मीकि जी, हमारे बहुत ही आदरणीय विशंबर वाल्मीकि जी, पूर्व में मंत्री हरियाणा सरकार श्री रोशनलाल जी, बहन शशिराज जी, तेजेंद्र सिंह जी, भीम सिंह सांसी जी, रोशनलाल विदलाल जी, करनैल सागड़ी जी, आदरणीय रघुवर भट्ट जी, हमारे दोस्त हैं, तुलसीदारम जी सामने बैठे हैं, हमारे पार्षद जी, सुमन वाल्मीकि जी। अभी एक नौजवान लड़का राहुल आया था यमुनानगर से अपने साथियों के साथ, राहुल पीछे खड़ा, तेरे पीछे खड़ा हो गया। अब दिलीप जी बड़ी खूबसूरत मंच का संचालन कर रहे हैं, और सम्मानित मंच काफी लोग बैठे हैं जिनके समय लिस्ट में थे। मैं महाराज जी सबको जानता नहीं, नाम पता नहीं। मेरा आने का उद्देश्य क्या था, जब मुझे पता लगा तो मैं यहाँ आदरणीय देवीदास जी के दर्शन करने के लिए आया। वास्तव में जब कोई आदमी एक बार काम स्टार्ट करता है, कुछ जल्दले के साथ कर लेता है, वो 2 दिन करेगा, 2 महीने करेगा, 4 महीने करेगा, साल करेगा, 2 साल करेगा, लेकिन लंबे समय संघर्ष करना, लंबे समय अपने समाज के लिए लड़ाई लड़ना, अगर किसी से सीखना तो देवीदास जी से सीखना चाहिए। उनका बहुत बहुत अभिनंदन। भाइयों बहनों, जब मैं मेयर बना यमुनानगर के अंदर, एक बड़ा शहर, मैंने मेयर हाउस के दरवाजे खोल दिए जो वंचित समाज था।
अब तो मेरे को यमुनानगर के लोग जानने वाले हैं, वो चाहे कोई वाल्मीकि समाज था, कोई डेरा था, सिगलीगढ़ था, ब्रड था, भाट था, गाड़ियां वार थे, इस तरह के जो लोग थे, मैंने कहा भाई एक बार आने दो। मैंने तो अब रघुवंश जी भी मुझे जानते हैं, तुलसीदास जी भी भाई साहब मेरे नेचर को जानते हैं सारे के सारे। ये दलीप जी पीछे खड़े जानते हैं, ये सुमन लड़की भाषण दे के ये सब जानते अच्छे से। अरे बस अब मैंने मेरे मन में था, जब लोग मंदिर में जाते हैं तो उसका दरवाजा बंद थोड़ी होता है कोई। अब मैं अपने मेयर हाउस में या मेयर ऑफिस के अंदर जो हमारा नगर निगम का ऑफिस था, तो क्या होता है सामान्य तौर पर कोई मेयर ऑफिस है, कोई मंत्री का दफ्तर है, पता सारा वहाँ क्या क्या व्यवस्थाएं रहती है। मैंने सामने सबको बोला था कि किसी को रोकना नहीं आपने, तो वो पीड़ा में झेल करके खुद आया हुआ कि वास्तव में पीड़ा होती है। मैं देवीदास भाई साहब से कभी मिला नहीं, लेकिन मेरी फोन पे भाई साहब से 2 बार बात हुई। जब आपने जींद के अंदर एक बहुत बड़ा सम्मेलन कराया और उसके बाद मैंने भाई साहब को फोन किया, मैं कहा भाई साहब आपके संघर्ष से ये माननीय उच्च न्यायालय ने तो कर दिया काम और ये वर्गीकरण हो भी जाएगा। अब मैं जिस वर्ग से आता हूँ BC-A में हूँ मैं, हमारे यहाँ मुख्यमंत्री जी ने जो 8% पंचायतों में आरक्षण देने का काम किया तो बीजेपी के लोग ही कर सकते थे, आदरणीय मनोहर लाल जी कर सकते थे। अब मैं जब मिला हूँ तो मेरे साथ 2 मंत्री थे, जब प्रदेश का अध्यक्ष था करण देव जी और हमारे वर्तमान में जो मुख्यमंत्री तीनों थे, जाकर के मिले, मैंने उनको वस्तुस्थिति सारी बताई। आदरणीय मुख्यमंत्री जी वास्तव में अगर BC में कहीं किसी को जोड़ता हो, BC-A को जोड़ते हैं। उन्होंने 8% पंचायतों में जो आरक्षण दिया, लगभग 550 सरपंच में चुन करके आए और मैं समझता हूँ राजनीति की मुख्य धारा में उठाने का काम किया है। अब ये जो वर्गीकरण DSC वाला है, अब राजनीतिक लोग, अगर मैं राजनीतिक भाषा प्रयोग करूँ तो शायद मैं बात न करूँ। राजनीति लोग करने वाले लोग हमेशा डरते हैं, हमारी वोटें ना खराब हो जाए, हमारा ये ना हो जाए, हमारा वो ना हो जाए। लेकिन देवीदास जी ने जो काम किया है और भारतीय जनता पार्टी की मित्रों कर सकती है वर्गीकरण में, बता दो आपको, कांग्रेस कभी कर नहीं सकती। एक बार कांग्रेस ने किया था, सयाजा में जाकर के दोबारा उसको क्लास 1 क्लास 2 खत्म कर दिया था। ऐसे ही नहीं, देवीदास जी गलत कह रहा हूँ, ठीक कह रहा हूँ, देवीदास जी कर दिया था ना, नौकरी में खत्म कर दिया था ना। अब जब उन्होंने सयाजा में जाकर के खत्म कर दिया था तो क्या कांग्रेस वाले कर सकते हैं क्या? अभी मैं महाराज जी से पूछ रहा था कि DSC के अंदर कितनी जाति आती है, तो महाराज जी कहने लगे कि DSC में 36 बिरादरी है। और मैं भाइयों मैंने वास्तविकता बता रहा हूँ, जो मेरे दिल का दर्द है। अगर पढ़ेंगे नहीं, हम पढ़ेंगे नहीं, हम पढ़ाई नहीं करेंगे तो DSC में वर्गीकरण का कोई फायदा होने वाला नहीं। मैंने आदरणीय देवीदास से रिक्वेस्ट की थी, भाई उस नाते ने तो कर दिया काम, लेकिन आप लोग जाकर के हर जिला हेडक्वार्टर पे आप व्यवस्था कराओ, कहीं हॉस्टल बनाने की, बच्चों को फ्री में पढ़ाने की। आजकल बच्चे लोग हमारे समाज के अंदर पढ़े लिखे लोग हैं जो फ्री में पढ़ाना भी चाहते हैं। अब ये पांचल जी मेरे सामने बैठे हैं, रिटायर्ड अधिकारी हैं, मैं बैठा बैठा बातों में पूछ रहा था, भाई आप क्या करते हो, आपका परिवार क्या है, परिवार की लाइबिलिटी आपके ऊपर क्या है। ये पांचल जी, अब इनको पता नहीं लगा कि मैंने इनसे पूछ क्या लिया। पांचल जी कहने लगे मेरे पास 2 बेटियां, दोनों शादीशुदा हैं, अब दोनों सेटल्ड है। और मैंने पांचल से पूछा, भाई आप क्या करते हो? कहते मैं ये काम करता हूँ। भाई आप रिटायर्ड हो गए, आपकी पेंशन आ रही, पेंशन इनकी नहीं आ रही, तो मुझे बताया कि हमें कुछ पैसे मिल गए। भाई क्या करोगे पैसे कमा करके? अब पार्षद जी के पास, मैं से बता रहा हूँ, सामने बैठे, इनके पास कोई जवाब नहीं था। पैसा अपने लिए इकट्ठा करना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, और इस धरातल के ऊपर पैसे वाले आदमी को तीसरी पीढ़ी को याद नहीं करती। मैंने इनसे निवेदन किया, देवीदास जी, आदरणीय देवीदास जी, मैंने पार्षद से निवेदन किया, आपके अपने वाल्मीकि धर्मशाला बनाई,
आप छोड़ दो पैसा कमाने वाली बात, समझ जी। मैंने इनसे निवेदन किया कि आप यहाँ एक सुंदर हॉस्टल खोलो, अकेडमी बढ़ाओ, यहाँ पे आकर के हमसे कोई मदद की जरूरत करो। मैंने आपसे भी निवेदन किया था। तो आप जो ये लोग इन समाजों के अंदर जिनकी आर्थिक स्थिति अच्छी है, मित्रों ये बात करके चलो कि 2 पीढ़ी गलानी पड़ेगी, 2 पीढ़ियों का बलिदान देना पड़ेगा, तब जाकर के इसका डीएससी का महाराज जी फायदा होगा। अंदर का फायदा नहीं होने वाला। अब भागनी लोहार है, मेरे पास बलवान जी आ गए और पवन जी साथ में रहते हैं, गाड़ियां लोहार है। अब उनकी व्यवस्था में और आपकी व्यवस्था में थोड़ा सा अंतर है। अब वो बेचारे सड़कों पे काम करते हैं, उनका स्थायी कोई ठिकाना नहीं है। भाई उनका ठिकाना करके ये सारी की सारी व्यवस्थाएं करेंगे तो हम आगे बढ़ेंगे। एजुकेशन सबसे बड़ा फार्मूला है। और जो आप लोग ये काम कर रहे हो, मैं इस मंच के माध्यम से कह रहा हूँ, अगर कोई कर सकता तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार वंचित आदमी का ख्याल कर सकती है। हम अगर राजनीति कर रहे हैं, पंडित दीनदयाल उपाध्याय के मार्ग पे चल करके कर रहे हैं। उन्होंने कहा था कि जब तक देश का अंतिम व्यक्ति मुख्य धारा में नहीं आएगा, जब तक देश का अंतिम व्यक्ति का उत्थान नहीं होगा, जब तक अंतिम व्यक्ति शिक्षित नहीं होगा, ये देश तरक्की नहीं कर सकता। भाइयों बहनों, आप इतना एक प्रयास कर रहे हैं, आपकी टीम पूरी लगी है। कि दिलीप भंडारा भी हमारा छोटा भाई है, मंच चला रहे हैं, जो मंच पे हमारे नेतागण बैठे हैं। मैं ये समझता हूँ नेताओं की जिम्मेवारी सबसे अधिक है। चाहे हमारी बहन जी दिल्ली से आई हो, चाहे हरियाणा के जी बैठे हैं, मंत्री जी बैठे हैं, हमारे संत जी भी बैठे हैं, जो मंच पे नेता लोग बैठे हैं, इनकी जिम्मेवारी अधिक रहती है। क्योंकि समाज को दिशा देने वाले लोग ये है, ओपिनियन मेकर ये लोग होते हैं। जैसे ओपिनियन सेट करेंगे वैसे समाज चल पड़ेगा। मेरा एक और निवेदन आपसे, कोई यमुनानगर जिले के अंदर किसी तरह की फ्री एजुकेशन अकेडमी चलाना चाहता हूँ, हमारे पास बहुत सी ऐसी माध्यमिक धर्मशाला बता दी आपके पोस्ट में, वहाँ 50 बच्चे 100 बच्चे आप पढ़ा सकते हो। कहीं आपको किताबों की जरूरत हो, लाइब्रेरी की जरूरत हो, इस तरह की व्यवस्था हम करा करके दे सकते हैं। लेकिन आदरणीय देवदास जी, पढ़ाई मस्त है। आप देवदास जी जरा सुनो भाई साहब, ये आप काम करा लोगे तो समाज का भला हो जाएगा। आप इतनी मेहनत से काम कर रहे हो, आपने अपना जीवन लगा दिया, अपने आप को गला दिया, अपने आप को कमा दिया, और आप समाज के लिए लगा रहे हो, अपने आप को गला कमा रहे हो। एजुकेशन सबसे पहले होनी चाहिए, तभी इस वर्गीकरण का फायदा होगा। बहुत बहुत धन्यवाद। भारत माता की, भारत माता की वंदे। बहुत ही शानदार वक्तव्य हमारे भाई तीसरी बार सत्ता में लेके आएंगे, और जो हमसे वादे किए गए उन बातों पर विचार करने के लिए, उन बातों को पूरा करने के लिए जरूरी है कि एक बार फिर से बीजेपी सत्ता में आए। और बहुत ही जल्द हमारे विशिष्ट अतिथि और मुख्य अतिथि हमारे बीच पहुंचने वाला। साथियों, अगला वक्तव्य हमारी बहन सुमन वाल्मीकि जो यमुनानगर से आई है, वो भी अगर है तो अपनी बात रख सकते हैं। मुखिया जी तो ये सुमन जी है, एक मिनट। और मंच पर आसीन बहुत ही सम्मानित आज के कार्यक्रम के अध्यक्ष बौद्ध भिक्षु डॉक्टर बुद्ध प्रकाश जी, देवीदास वाल्मीकि जी, जो इस डीएससी में जिन्होंने बहुत लंबा अपना जीवन दिया है, और रोशन लाल जी बहुत ही आदरणीय और इस मुहिम को आगे तक लेके आए हैं। बहन शशिराज जी, तेजिंदर जी, भीम सिंह सहसी जी, भाई विशंबर वाल्मीकि जी, पूर्व मंत्री हरियाणा सरकार, रोशन लाल बिरलान जी, करनाल सिंह बागड़ी जी, आप तमाम साथी जो सम्मानित मंच पर बैठे हैं, आपका भी अभिनंदन और स्वागत है। जय वाल्मीकि, जय भीम। साथियों, जैसे कि अभी आज आप लोग यहाँ पर लाडवा विधानसभा में मौजूद हैं, और अभी कुछ ही समय में मुख्यमंत्री जी यहाँ पर पहुँच जाएंगे, तो ये हमारे लिए बहुत बड़ी बात है। जैसे कि आप सभी जानते हैं, भारत को आजाद हुए आज 70 साल हो चुके हैं, लेकिन हमारी आजादी अगर एससी समाज की आप माने तो वो
बहुत ही शानदार। जो साथी बाहर खड़े हैं, एक बार मेरा निवेदन है आप लोग मंच के सामने जो कुर्सियां हैं इन्हें ग्रहण करें। और साथियों बड़ा कम समय रह गया क्योंकि प्रचार 6 बजे समाप्त हो जाएगा। 6 बजे के बाद कोई भी कार्यक्रम नहीं आगे चल पाएगा। अगले वक्ता की जो लिस्ट है मैं उन्हें बुलाना चाहूंगा। हमारे भाई तेजेंद्र सिंह आए और अपना वक्तव्य रखें। बहुत ही सम्मानित व्यक्ति हमारे भाई तेजेंद्र सिंह। मंच पर विराजमान बीएससी समाज के ऐसे बरकत के रूप में उपस्थित हमारे परम आदरणीय विशंबर वाल्मीकि जी मंत्री, जिन्होंने अपने पद की गरिमा को दांव पर लगाते हुए हमारे बीएससी समाज के लिए पुरजोर तरीके से पूरे प्रदेश में आवाज उठाई और एकता के सूत्र में दिलों से। और साथियों हमारी बहन शशि राज वाल्मीकि जी जो दिल्ली से यहाँ पहुंची है, मैं चाहूंगा वो भी आए और अपना वक्तव्य रखें। सभी साथियों को नमस्कार। जय भारत, जय संविधान। साथियों मैं मंच पे बोलूँ हमारे सभी डीएससी योद्धाओं को, भाई देवीदास जी को जो हमारी डीएससी की लड़ाई 2005 से लड़ रहे हैं, और स्पष्ट डीएससी के भाई विशंबर वाल्मीकि जी, जितने भी योद्धा हमारे यहाँ पर मौजूद हैं सभी का स्वागत करना चाहूंगी, अभिनंदन करना चाहूंगी। साथियों ज्यादा वक्त ना लेते हुए मैं सिर्फ 2 बातें आपसे करना चाहती हूँ, क्योंकि 22 सितंबर को जिस दिन जो प्रोग्राम हुआ था तो वहाँ पर हमारे डीएससी समाज ने क्योंकि बीजेपी को समर्थन दे दिया है, तो ये तो बीजेपी को हमने समर्थन दे दिया है, और अगर इसे समस्त वाल्मीकि समाज बीएससी समाज से मैं ये गुजारिश करूंगी कि आने वाली 5 तारीख को कमल का बटन दबाकर हरियाणा में बीजेपी का कमल खिलाएं। लेकिन साथियों साथ ही मुझे चेतावनी भी देना चाहूंगी कि अगर इस सरकार ने यानी बीजेपी सरकार ने कोई वादा खिलाफी की तो आने वाले 4 महीनों के बाद 2025 में दिल्ली में विधानसभा के चुनाव है। अगर वादा खिलाफी करी तो इसका बदला दिल्ली में दिया जाएगा। और अगर बीजेपी सरकार हमारे हरियाणा वालों को डीएससी में आरक्षण दे देती है, नौकरी में भी लागू कर देती है जैसा कि उसने शिक्षा में लागू किया था, तो मैं ये वादा करती हूँ यहाँ पर समाज के सामने कि बीजेपी को दिल्ली में समर्थन दिया जाएगा। बीजेपी में 40 लाख वाल्मीकि और समस्त डीएससी समाज के लिए 90 लाख है, तो हम वहाँ पर बीजेपी को लाने में अपनी जान बढ़ा देंगे। तो साथियों ज्यादा मैं कहते हुए सिर्फ इतना ही कहूँगी कि बीजेपी अगर हमारे समाज को डीएससी समाज को देती है तो दिल्ली में उसका पूर्ण समर्थन दिया जाएगा। बस साथियों इतना ही मैं आप लोगों से कहना चाहूँगी। जय डीएससी, डीएससी एकता जिंदाबाद। बहुत ही सम्मानित हमारी बहन ने